जब शुरू शुरू में च्यवनप्राश बनाया कि च्यवनप्राश जो बाजार में बिकता है उसके अंदर तो शकरकंदी का चूरा डाल देते हैं। च्यवनप्राश को बनाने के लिए 35 जड़ी बूटियां चाहिए, तो 35 जड़ी बूटियों की जगह 2 4 5 जड़ी बूटी जो सस्ती हैं उनको मिलाकर घुटाई करके उसके अंदर मीठा मिलाकर और बेच देते हैं, उसका प्रभाव नहीं आएगा। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी ने च्यवनप्राश जवाइयां बनाने के लिए पतीला नहीं था तो पतीला भी किराए पर लेकर आए। ऐसे सेवा का काम पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी ने शुरू किया। तो यह हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पहला ट्रस्ट 1995 में बनाया गया। जब ये देखा कि आने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो गई और अब हमें जो दवाइयां बनानी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सरकार के साथ कोई माल खरीदते हैं तो उसका बिल लेना पड़ेगा, कोई दान लेते हैं तो दान की रसीद छपवानी पड़ेगी, किसी से डोनेशन लेते हैं, तो इन सब के लिए आवश्यकता हुई कि हमारा जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट के नियमों का पालन करके ही हम कोई सेवा का काम कर सकते हैं। मन मर्जी से सेवा का काम नहीं कर सकते, उसमें बड़ा काम नहीं हो सकता। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने पहले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया जिसका नाम रखा गया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। और इसी समय योग करते करते जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बीमार लोगों को 2 4 लोगों को योग बताया तो लोगों ने कहा कि आपने योग तो बताया था मेरी धरण को ठीक करने के लिए, नाभि को ठीक करने के लिए, लेकिन इससे तो मेरा दमा अस्थमा भी ठीक हो गया। योग करने से, भस्त्रिका करने से मेरी ये बीमारी दूर हो गई, कपालभाति करने से ये बीमारी दूर हो गई, अनुलोम विलोम करने से ये बीमारी दूर हो गई। तो पहले 2 लोगों से पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग सिखाने का कार्य शुरू किया और जब 2 लोगों को लाभ हुआ तो फिर 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 और 100 लोगों ने आना शुरू किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने असम में जाकर, सूरत में जाकर कैंप लगाया। सूरत में 100-200 लोग आए योग में। जब 7 दिन उन्होंने योग किया तो उनको बड़ा लाभ हुआ। तो 7 दिन योग करने के बाद पूज्य स्वामी जी को कहा कि 7 दिन और योग करवाइए। फिर हजारों लोग आए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2003-4 में हिसार में कैंप लगाया जहां मेरी कर्म भूमि रही, वहां पर कैंप लगाया। तो एक स्कूल में कैंप लगाया, स्कूल का बड़ा ग्राउंड था। पहले दिन वो पूरा भर गया तो अगले दिन फिर स्थान चेंज करना पड़ा। तो ऐसे 3 बार स्थान चेंज करना पड़ा। छत्रसाल स्टेडियम में योग शिविर लगाया। छत्रसाल स्टेडियम में 50,000 से अधिक लोग आए। और उसके बाद दिल्ली में एक धमाका हुआ कि योग से ये बीमारियां दूर हो सकती हैं और योग से इतना बड़ा काम हो सकता है। तो ये बड़ा काम योग का शुरू हुआ और योग से जहां पहले 2 व्यक्ति आते थे, फिर योग के नाम से 100-100, 200-200, 1000-1000, 5-5,000, 10,000, 20,000 और 1-1 लाख व्यक्तियों ने सुबह उठना शुरू किया। जहां यह कहा जाता था कि भोग के लिए, नाच गाने के लिए भी कोई व्यक्ति सुबह नहीं उठ सकता, कि ऐश्वर्या राय, रेखा, जिसको भी बड़ा नाम माना जाता है, श्रीदेवी, उनको भी नचाया जाए तो उनका कार्यक्रम सुबह सफल नहीं हो सकता। तो योग का कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह सफल करके दिखाया। तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ा काम किया। दिल्ली में कैंप लगाया, रांची में लगाया, पटना में लगाया, काठमांडू में लगाया, गुवाहाटी में लगाया। हर देश की राजधानी और बड़े शहरों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किया। तो सुबह सुबह 3 बजे उठकर सारी सड़कें जाम होनी शुरू हो गई। सुबह सुबह 3 बजे के समय पूरा शहर उठ गया और लोग भोग के लिए नहीं, योग के लिए उठने पड़े और लाखों करोड़ों लोगों की बीपी, शुगर, डायबिटीज ठीक हुई और लोगों ने महसूस किया कि ये जो योग है इसके अंदर तो कोई दिव्य और कोई भव्य शक्ति है। तो पहला ट्रस्ट हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि दान लेना है तो रसीद काटनी पड़ेगी, रसीद काटनी है तो रसीद उसी की कट सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन हो। इनकम टैक्स से अनुमति लेके हम रसीद छाप सकते हैं, उसके बाद ATG का सर्टिफिकेट मिलेगा। हर साल हिसाब किताब सरकार को जमा करवाना है, कितना दान आया, कितना दान आपने कहां पर खर्च किया। और दवाई बनानी है तो दवाई के लिए सामान खरीदना है, दवाई को डिब्बी में पैक करके देनी है तो उसके लिए हमें हिसाब किताब रखना है। तो उसके लिए बिना ट्रस्ट के हम कोई काम नहीं कर सकते। तो पहला ट्रस्ट बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। और जब 2005 में पूरा एक आंधी तूफान की तरह पतंजलि का काम शुरू हुआ और योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागरूकता शुरू हुई, अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल ने यह कहना शुरू किया कि हम आपका उपचार नहीं कर सकते, अब आपको उपचार करवाना है तो पतंजलि योगपीठ में जाइए। तो उसके बाद ये लगा कि ये जो 1.5 एकड़ का आश्रम है दिव्य योग मंदिर जहां बना है, यहां तो पैर रखने की जगह नहीं है, यहां से काम नहीं हो सकता। तो उसके बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने सोचा कि अब हमें थोड़ा बड़ा आश्रम बनाना पड़ेगा। तो हरिद्वार के अंदर कोई बड़ी जगह नहीं है। हरिद्वार में क्या है, या तो पहाड़ है या नदी है,
और हरिद्वार के अंदर भूमि का क्षेत्र बहुत कम है। तो हरिद्वार रुड़की रोड पर जंगल में पूज्य स्वामी जी महाराज वहां पर गए, जहां पर कुछ नहीं, जमीन का रेट भी 20-30 हजार रुपए बीघा। और पतंजलि के पास एक मुसलमानों का गांव, रुड़की से किसी को हरिद्वार आना हो और शाम को हरिद्वार आना हो तो रुड़की से कानबाई में बस के साथ साथ एक सुरक्षा की गाड़ी चले, तब लोग हरिद्वार आते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि पतंजलि के पास जो मुसलमानों का गांव है वहां पर लोगों को लूट लिया जाता है, चोर उचक्के ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर उस जंगल में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पतंजलि के निर्माण कार्य करने का संकल्प लिया और वहां पर सस्ती जमीन लेकर पतंजलि योगपीठ का निर्माण किया। और 2006 की रामनवमी को पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन अप्रैल के महीने में 2006 में रुड़की हरिद्वार राजमार्ग पर, जहां अभी पतंजलि बना हुआ है, जहां पर आप कल घूमने के लिए जाने वाले हैं, वहां पर वो बनाया गया। और वो जगह अब इतनी आसपास हो गई कि वहां पर अब जमीन का रेट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बीघा है 2006 के बाद 20 सालों के अंदर। और वहां पर अब पूरा नया शहर वहां पर बस गया। और पतंजलि योगपीठ का इस सोच के साथ निर्माण किया गया कि हजारों यात्री यहां पर आए तो वो भोजन कर सकें, 200-250 वैद्य बैठ सके, यहां पर लैब ब्लड की टेस्टिंग हो सके, डेंटल से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट बना सकें, सर्जरी का काम हो सके, रिसर्च का काम हो सके, लाइब्रेरी बना सकें। तो इन सारे कामों के लिए दूसरा हमारा ट्रस्ट बनाया गया, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। लिख लीजिए इसका नाम। उसके बाद 2009 में हमारे सारे ट्रस्टों के नाम लिख लीजिए। तीसरा हमारा ट्रस्ट है महिला पतंजलि योग समिति। महिलाओं के अंदर योग का प्रचार प्रसार करने के लिए यह ट्रस्ट 2006-07 से ही हमारी बहनें भी काम कर रही हैं, लेकिन विधिवत इसको जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया वो अभी इसी वर्ष करवाया गया। चौथा हमारा ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। संगठन तो पहले से काम कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी करवाया गया बस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, पतंजलि के अंतर्गत सारे संगठन कार्य करते थे। पांचवा ट्रस्ट है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। और छठा ट्रस्ट है पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। न्यास और ट्रस्ट हिंदी इंग्लिश का शब्द है। ट्रस्ट की जगह आप फाउंडेशन लगाएं, सोसाइटी लगाएं, वो कोई भी शब्द लगा सकता है, वो नामकरण है। तो ये हमारे 6 प्रमुख ट्रस्ट सेवा का काम करते हैं। ट्रस्ट हमारे और भी हैं, लेकिन उनकी मैंने आपके सामने चर्चा नहीं की। अभी जो पब्लिक में सेवा कर रहे हैं उनके मैंने मुख्य के नाम बताए हैं। तो इसमें 2009 में जब योग करते करते, आयुर्वेद करते करते पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि विदेशी कंपनियां तो बहुत बड़ी लूट कर रही हैं। कोलगेट नाम की एक कंपनी 1938 में 1.5 लाख रुपए लेकर आई और अभी 5,000 करोड़ रुपए की लूट कर लेती है। तो ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर दूसरी कंपनियां आई और ये लाखों हजारों करोड़ रुपए की लूट करती हैं। तो इन कंपनियों की लूट से बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये देखा कि हमें स्वदेशी का अभियान चलाना पड़ेगा। और फिर पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि योग से हम व्यक्ति को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर घर में पानी ठीक नहीं आएगा, हवा ठीक नहीं होगी, अगर देश के अंदर सरकार ठीक नहीं होगी, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये यदि हमारी भारतीय नहीं हुई, हमारी स्वदेशी नहीं हुई, तो इस देश का हम कल्याण नहीं कर सकते। इस देश को भय, भूख, भ्रष्टाचार, बीमारी मुक्त नहीं बना सकते, नशा मुक्त नहीं बना सकते। तो इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक अभियान चलाया कि हमें हर व्यक्ति के अंदर, कि व्यक्ति खुद बदले, व्यक्ति अपने आप परिवर्तन करे, आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान चलाया। और उस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को नाम दिया भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान आंदोलन, भारत स्वाभिमान अभियान। तो 2009 में 5 जनवरी को इसका स्थापना की गई। और 2009 में स्थापना करने के बाद इस अभियान ने, इस ट्रस्ट ने भारत स्वाभिमान के बैनर तले भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। गुजरात के द्वारिका से प्रारंभ करके भारत स्वाभिमान यात्रा का प्रथम चरण उज्जैन में खत्म हुआ, पूर्णाहुति की। और उसके बाद दूसरा चरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्थान से लेकर, झांसी से लेकर, उसके बाद दूसरा चरण दिल्ली में समापन हुआ।
तो इस प्रकार से भारत स्वाभिमान यात्रा 2 चरणों में निकाली गई, जिसमें 20 करोड़ लोगों से प्रत्यक्ष संवाद किया गया। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा थी और 400 से अधिक जिलों में, 2500 से अधिक तहसीलों में और 1 लाख से अधिक गांवों में पूज्य स्वामी जी महाराज का खुद जाना हुआ, निकलना हुआ। कहीं शिविर लगाया, कहीं सभा की, कहीं रोड के ऊपर माइक से लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया। तो ये बड़ा काम आंदोलन का, देश के लोगों को जगाने का, काले धन, भ्रष्टाचार, स्वदेशी के लिए जागरूक करने का अभियान पूज्य स्वामी जी महाराज ने चलाया। और इस अभियान के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जब 2009-10 में यह देखा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, कोल घोटाला, जीजाजी घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, माइंस घोटाला, रेलवे का घोटाला, चारों ओर 2009-10 में जो सरकार थी उसका रोज अखबार की हेडलाइन आती थी, 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला, 50,000 करोड़ का घोटाला, भारत का इतना काला धन ले जाकर स्विस बैंकों में जमा कर दिया, अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई, भारत के संसाधनों पर विदेशी कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने ठेका कोटा परमिट से कब्जा कर लिया। जब ये खबरें आ रही थी कि टॉयलेट पेपर जो 20 रुपए का है वो 20,000 रुपए में खरीदा जा रहा है, ऐसे जब घोटालों की खबरें आ रही थी और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास देश के बहुत से लोग आए और उन्होंने कहा कि आप ही बचा सकते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2009 से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान शुरू किया। उसी अभियान और आंदोलन में लाखों करोड़ों लोगों को जोड़कर दिल्ली में 4 जून 2011 को भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध एक आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लिया। जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में लोगों ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, उपवास किया, सत्याग्रह किया, भूखे रहकर आंदोलन की, हड़ताल की और देश के अंदर एक वातावरण बना। उसके बाद 4 जून को जब देखा कि पूरा देश खिलाफ हो गया है और भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध यदि हम कठोर कानून बनाते हैं तो हमारे मंत्री जेल में चले जाएंगे। उस समय जो राजनीतिक पार्टी थी, उस पार्टी के मुखिया, उस पार्टी के मंत्रियों के ऊपर जब आरोप लग रहा था तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में देश के अंदर हमारे विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रात्रि को उन्होंने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके उनकी योजना थी कि हम इस आंदोलन के जितने भी बड़े लोग हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी और आंदोलन करने वाले, उनको रात में अवैध हथियारों से उनका मर्डर करवा देंगे और फिर पास में मस्जिद है, पास में दूसरे लोग रहते हैं, हम कहते हैं आतंकवादी घटना होगी, किसी ने अवैध हथियारों से पता नहीं किसने घुसकर गोली चला दी और गोली चलाकर एक जांच आयोग बन जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ होगा नहीं। तो ये षड्यंत्र था। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज और हमें पता लग गया कि ऐसी योजना बनाई जा रही है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, जिन्होंने वेश बदलकर एक बार नहीं कई बार अफजल खान से लेकर औरंगजेब को चकमा देने का काम और उनको मारने का, हराने का काम किया। हम चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हैं, जिन्होंने एक बार नहीं 11 बार वेश बदला और जीते जी कभी वो पुलिस के हाथ नहीं आए। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, जो वेश बदलकर भारत में अंग्रेजों को आंखों में धूल झोंक कर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए थे। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं। भगत सिंह ने भी जब सैंडर्स का वध किया तो वध करने के बाद वो वेश बदलकर दुर्गा भाभी को साथ लेकर कलकत्ता में पहुंच गए थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारा दर्शन बिल्कुल स्पष्ट है कि जान देकर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध तो चाणक्य नीति के साथ ही जीता जा सकता है और चाणक्य नीति यह है कि हमें अपने विचार को आगे रखते हुए विजय प्राप्त करनी है, शत्रुओं को या पापियों को हराने का काम करना है। तो उस नीति के तहत 4 जून को इस आंदोलन को जारी रखने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वेश बदलकर पूज्य स्वामी जी महाराज निकले और संकल्प लिया कि अब जब तक इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ नहीं लेंगे तब तक बैठेंगे नहीं। उसके बाद दोबारा यात्रा शुरू की, देश के अंदर जन जागरण किया। 2012 में फिर रामलीला मैदान में आंदोलन किया और आंदोलन करके कहा कि या तो हम एक बार फिर कहते हैं कि आप हमारी मांग मांगो, नहीं तो आप मांग नहीं मांगेंगे तो वो पार्टी या वो व्यक्ति जो हमारी इन मांगों से सहमत होंगे उनको हम देश की सत्ता के ऊपर बिठाएंगे। उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की लाइन में नहीं थे। पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले
मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया और संकल्प लिया कि अब जब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों की सरकार का अंत नहीं हो जाता तब तक मैं अपने आश्रम में नहीं आऊंगा। और पूज्य स्वामी जी कई वर्षों तक आश्रम के बाहर रहकर 2014 से पहले जन जागरण किया और 2014 में एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई। तो ये जो सत्ता परिवर्तन का श्रेय जाता है ये भी भारत स्वाभिमान को, पतंजलि योगपीठ को जाता है। इसमें सब सारी संस्थाओं का सहयोग हुआ, लेकिन इसमें हमने भी अपना पूरा बल लगाया। तो ये भारत स्वाभिमान संगठन के बारे में मैंने बताया। महिला पतंजलि योग समिति, इस देश में जितने भाइयों की संख्या है उतनी ही बहनों की संख्या है। तो महिलाओं को योग सिखाने के लिए, महिलाओं के बीच में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए, नशा मुक्ति का अभियान चलाने के लिए महिला पतंजलि योग समिति की स्थापना की गई। अभी योग आयुर्वेद के अंदर ताकत तो बहुत है, भारतीय संस्कृति के अंदर ताकत बहुत है, लेकिन इस ताकत के बारे में दुनिया तो तभी मानेगी जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2003, 4, 5 में ये कहा, लोगों ने सामने आकर ये कहा कि योग से मेरी बीपी ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, तो लोगों ने विरोध किया। 2002-3 में डॉक्टरों ने विरोध किया, ये कहा कि योग से बीमारी कैसे दूर हो सकती है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ये व्यक्ति आपके सामने, आप जांच कर लो। तो उन्होंने कहा हम व्यक्तियों को नहीं मानते, हम तो रिसर्च पेपर देखते हैं, हम तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल देखते हैं कि योग आयुर्वेद से ये होता है। अगर हमारे पास ट्रायल नहीं है तो हमारी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से संस्थानों की स्थापना की, जिनका उद्देश्य है योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रचार प्रसार करके उसको पूरी दुनिया में स्थापित करना। उसके बाद भारत, क्योंकि भारत एक बड़ी संख्या में गांवों में बसता है और भारत का विस्तार, भारत का उत्थान गांवों के स्वावलंबन से हो सकता है। शहर बनाने से कभी भी भारत का विस्तार नहीं हो सकता। दिल्ली में मेट्रो बने, दिल्ली में पुल बने, दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने तो वो विकास नहीं है, वो विनाश है। असली विकास, असली आत्मा तो गांवों में बसती है। आपको यदि बीमारी मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सादा जीवन, उन्नत जीवन जीना है तो वो केवल गांवों में संभव है। तो इसी अवधारणा को लेकर आदर्श ग्राम बनाने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए, गाय की नस्ल सुधार करने के लिए, जैविक खेती, कुदरती खेती, जीरो बजट खेती, विश्व मुक्त खेती के ऊपर रिसर्च करने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, एक बड़े उद्देश्य के साथ गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की स्थापना की गई, जो गो सेवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सेवा का एक बड़ा काम कर रहा है। तो ये हमारे 6 प्रमुख ट्रस्ट सेवा का काम करते हैं। इसी प्रकार पतंजलि केवल भारत में काम नहीं करती, पतंजलि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम करती है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके के अंदर है, पतंजलि योगपीठ यूएसए के अंदर है, कनाडा के अंदर है, नेपाल के अंदर है, मॉरिशस के अंदर है, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का स्वयं इस दुनिया के लगभग 40 देशों से ज्यादा तो खुद जाना हुआ है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया के 200 देशों तक योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यकर्ता तो हर देश में सेवा का काम करते हैं, हर देश से लोग आते हैं, हर देश के लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी से 5 करोड़ से ज्यादा लोग तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये तो हमारे ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट का मतलब रजिस्टर्ड बॉडी, जिनका कोई भवन है। इसके साथ साथ देश के 6,38,365 गांवों में सेवा का काम करने के लिए जब 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस योग के लिए तो घर घर जाने की, गांव गांव जाने की आवश्यकता है, मैं तो केवल बड़े शहरों और जिलों में जा सकता हूं। हर व्यक्ति को यदि योग सिखाना है तो मेरे जैसे हजारों स्वामी रामदेव तैयार करने पड़ेंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में यह निर्णय लिया कि मैं अपने जैसे लोगों को तैयार करूंगा, अपने प्रतिरूप तैयार करूंगा। मेरे केवल 2 हाथ ना हो, मेरे हजारों हाथ हो, ऐसा मैं तैयार करूंगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में, उस समय पतंजलि योगपीठ नहीं बना था, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में रहने की जगह नहीं, 10 लोगों के लिए भी छोटा सा आश्रम है, वो पहले से ही छोटा था। तो हरिद्वार के भूपतवाला में किराए की धर्मशालाएं लेकर 400, 500, 1,000 रुपए में कमरा किराए पर लेकर
बांस का टेंट बनाकर ग्राउंड में, क्योंकि बड़ा हॉल कोई था नहीं, तो 1000 लोगों को 2005 में यहां पर बुलाया कि ऐसे लोग जो योग शिक्षक शिविर अटेंड करके योग शिक्षक बन के 11 दिनों में जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, वो 22 घंटा तो अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करें और 2 घंटा देश और समाज की सेवा के लिए अपने घर के आसपास किसी पार्क में योग कक्षा लगाने का काम करें। ऐसे उद्देश्य के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में एक आह्वान किया। लोगों को कहा कि आप एप्लीकेशन भेजो। आस्था के ऊपर स्क्रॉल चलाया, जो लोग देखते थे उन्होंने अप्लाई किया। आपके पास में कौन सा पार्क है उसकी फोटो मांगी गई। आप कर सकते हैं, 80 किलो से ज्यादा वजन ना हो, आप स्वस्थ हो, आप योग करें, 2 घंटे देने वाले हो और आपने अभी तक कुछ सेवा के काम हो, उसके विवरण के साथ बुलाया गया और यह कहा गया कि आपका इंटरव्यू लिया गया। अगर आपके इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आपको कैंप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और 11 दिन के प्रशिक्षण शिविर में हरिद्वार में 2005 में पहली बार भाइयों और बहनों को बुलाया गया, उनको 11 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे 2-3 कैंप चला लगाकर 3000 लोगों को 2005 में तैयार किया गया और उनको कहा कि जहां आप रहते हो वहां पर योग शिविर, योग कक्षाएं लगानी शुरू करो, आसपास के गांवों में जाकर शिविर लगाना शुरू करो। जब इन 3000 लोगों ने अच्छा काम किया, उसके बाद 2006 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने और कैंप लगाए। उस समय तक पतंजलि योगपीठ बन गया था, लेकिन पतंजलि योगपीठ में हजारों लोगों की व्यवस्था नहीं थी, केवल फेज 1 बना था, फेज 2 नहीं बना था। तो फिर भोपतवाला में कैंप लगाया और उस कैंप में फिर 3000 लोगों को बुलाया गया, उनको फिर योग शिक्षक बनाया गया। और 2006 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि शिक्षक अपना काम तो कर रहे हैं, अब इनका संगठन बनाने की आवश्यकता है, तो 2007 में अप्रैल में सुखराली में, गुड़गांव में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो सबसे अच्छा काम करते थे ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनको मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर दायित्व दिया। उस समय मुझे भी 2005 से ही जुड़ने का मौका मिला। 2005 से पहले पूज्य स्वामी जी महाराज जब हिसार आए उस समय भी जुड़ गए थे, उससे पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन 2005 में शिक्षक बने तो एक शिक्षक के रूप में काम किया। योग कक्षा लगाई, पर्चे अपने हाथ से चिपकाए, लाई बनाकर, मैदा से लाई बनाते हैं ना, उससे बनाकर शिविर लगाए। 80 से ज्यादा शिविर, 50-50, 80-80 किलोमीटर दूर जाकर मोटरसाइकिल से, कभी कार से, कभी गाड़ी से, कभी किसी साइकिल के ऊपर, तो ऐसे 80-80 किलोमीटर दूर जाकर आसपास के गांवों में योग कैंप लगाए 7-7 दिन के। अपने हाथ से दरी बिछाना, अपने हाथ से माइक लगाना, उसके कनेक्शन जोड़ना, लोगों को बिठाना, स्टेज लगाना, उसके बाद सिखाना, फिर प्रेस नोट बनाना, फिर उसको मीडिया में देना, सारे काम अपने हाथ से किए। तो 2007 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब ये देखा कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका इकट्ठा बुलाकर उनको राज्य और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर दायित्व दिया। जिला और मंडल स्तर के दायित्व को देने के साथ साथ उस संगठन का नाम दिया गया, जो सबसे पहले एक संगठन बना, उसका नाम था पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। बाद में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि जो प्रशिक्षण शब्द है ये बोलने में दिक्कत आती है और पतंजलि योग समिति का काम ही योग सिखाना है, तो बोले या ना बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रशिक्षण शब्द हटा दिया और पतंजलि योग समिति के नाम से सबसे पहले एक संगठन बनाया गया। जब वहां पर देखा कि इसके अंदर महिलाओं की भी संख्या है, युवाओं की भी संख्या है, शिक्षकों की भी संख्या है, चिकित्सकों की भी संख्या है, अधिवक्ताओं वकीलों की भी संख्या है, तो ये अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए। वरिष्ठ नागरिकों की भी संख्या है, तो अलग अलग युवा प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, ऐसे 15 प्रकोष्ठ अलग अलग बनाए गए। बाद में जब ये देखा कि 50% भागीदारी बहनों की है, तो महिला पतंजलि योग समिति के नाम से अलग से संगठन बना दिया गया।